गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईटी क्लास। आज करेंगे हम यूनिट 4 का सेशन 3 एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। इस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस एम्प्लॉयमेंट और रिस्क रिवार्ड्स एंड चैलेंजेस बीइंग ऑन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर को क्या रिस्क रिवार्ड्स क्या मिलते हैं और चैलेंजेस क्या मिलते हैं। यहाँ डिफरेंस दिया गया है एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय के बीच में। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो मालिक होता है और एंटरप्रेन्योर मैन पावर लेके मशीन्स या टूल्स के साथ और मनी इन्वेस्ट करके कोई एक नई चीज़ इन्वेंट करता है और उसे अपना बिजनेस बनाता है। और जो एम्प्लॉय होता है उसके फिक्स रोल होते हैं, यानी कि उसे एक जॉब दी जाती है, उसके पास असाइन किया जाता है, कोई काम दिया जाता है, वह केवल वही पूरा करता है। और एम्प्लॉय मैनेज करता है सिर्फ अपने रोल को, अपने काम को। टाइम एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो 24 × 7 यानी कि 24 आवर्स और 7 डेज, उनके पास कोई आराम नहीं होता। वो दिन रात काम में लगे रहते हैं, अपने गोल को पूरा करने में लगते हैं। और जो एम्प्लॉय होता है उसके पास फिक्स टाइम की, फिक्स आवर्स की जॉब होती है, चाहे 6 आवर्स की हो या 8 आवर्स की हो, एक फिक्स जॉब होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एंटरप्रेन्योर होता है, जितने भी काम है टॉप टू बॉटम सभी डिसीजंस एंटरप्रेन्योर्स ही लेते हैं। अगर वह अपने काम को अच्छे से सेट करना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं और एक्सपर्ट्स को अपने साथ रखते हैं। और जो एम्प्लॉय होता है वो वेट करता है इंस्ट्रक्शंस की, डिसीजन की, अपने बॉस की। जब उसे कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है वह केवल उतना ही काम करता है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सभी एक्शंस लेते हैं, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे होती हैं, चाहे बिजनेस सक्सेस हो रहा है या फेल्योर हो रहा है। वो अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ही रखते हैं। और जो एम्प्लॉय होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिर्फ अपने काम करने की, अपनी पोस्ट का जो उसका काम होता है वह उतना ही करता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सपोर्ट करता है अपने सभी स्टाफ्स को टॉप टू बॉटम, और सभी की रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान रखता है और सभी को सैलरी का और उनके काम का सभी बेनिफिट्स देता है। और एम्प्लॉय जो है, जो उसे टीम दी गई है, सिर्फ उतना ही उसका ध्यान रखता है। और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं और अपने काम को, अपने डिसिप्लिन को भी खुद चेक करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय जो होता है इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार करता है, जब उसके पास इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं उसके बाद वह काम करना शुरू कर देता है। एंटरप्रेन्योर सेट करता है, अपना टारगेट बनाता है अपने काम को पूरा करने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए दिन रात लगा रहता है। एम्प्लॉय होता है उसका टारगेट होता है कि वह सिर्फ अपना काम अच्छी तरीके से करे। और एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो पूरे आसपास की सोसाइटी को, जिनसे वे काम ले रहे हैं, जिस गोल के बारे में उन्होंने सोचा है, उसे ग्रोथ के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंट्रीब्यूशन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका लार्जर कंट्रीब्यूशन होता है ग्रोथ में, इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि वो देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए बहुत कुछ देते हैं। और जो एम्प्लॉय होता है वो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वह एंटरप्रेन्योर्स की बजाय कम होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। एंटरप्रेन्योर होते हैं वह पॉजिटिव वे से सोचते हैं और अच्छे से किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालते हैं। एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सोसाइटी की ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि अच्छा प्रभाव अपनी सोसाइटी पर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क रिवार्ड्स एंड चैलेंजिंग ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। रिस्क क्या है एंटरप्रेन्योर्स के? नो गारंटी ऑफ पे चेक। एंटरप्रेन्योर को यह नहीं मालूम होता कि जो उसे आमदनी हो रही है, जो उसे पैसा मिल रहा है, उसे अपने कंपनी में निवेश करने के बाद क्या कुछ उसके लिए भी बचेगा या नहीं बचेगा, यानी कि उसकी भी स्मॉल अर्निंग्स होंगी या नहीं होंगी, या जितनी अर्निंग्स होंगी वो सारी उससे अपने
बिजनेस में ही लगानी पड़ेगी। नो रेगुलर इनकम, और उनकी कोई भी रेगुलर इनकम नहीं होती। डे टू डे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है या मंथ वाइज, तो उनकी जो इनकम होती है वो फ्लक्चुएट करती है, कभी ज़्यादा और कभी कम होती है। नो पर्सनल टाइम, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए अपने कोई भी पर्सनल टाइम नहीं होता, कोई पर्सनल मोमेंट, कोई वोकेशन वे इंजॉय नहीं करते, क्योंकि वो काम करने में ही अपना अपना गोल सेट करने में ही 24x7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन लगे रहते हैं। जब कोई भी एंटरप्रेन्योर एक नया काम सेट करता है तो उसे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि जो वह पर्सन हायर कर रहा है, जिनके हाथों में वह जॉब दे रहा है, क्या वो राइट पर्सन है या नहीं है, और जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से करना है, कैसे करना है, वह सभी जो डिसीजन मेकिंग काम होते हैं वो सारे एंटरप्रेन्योर्स के पास होते हैं। और वह इमोशनली इन कामों को नहीं करता, बल्कि जो राइट पर्सन होते हैं वह उन लोगों के काम में, अपनी टीम में गोल को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों को चुनता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको रिस्क के साथ कुछ रिवार्ड्स भी मिलते हैं। यू लाइव योर पैशन। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जब वो काम करते हैं तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो उन्हीं मोमेंट्स पे इंजॉय करते हैं जब उनका काम थोड़ा आगे बढ़ता है, तो उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो हैप्पी फील करते हैं, और यह एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड ही होता है जब उसका काम आगे बढ़ रहा हो। नेक्स्ट है ग्रेट बॉस। और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने खुद के बॉस होते हैं, क्योंकि सभी काम उनके अंडर में होता है, और वे मार्केट लीडर भी होते हैं। किस तरह से काम करना है, किस तरह से आगे काम को चलाना है, यह सारा एंटरप्रेन्योर्स के पास ही होता है। ऑन टाइम, जब एक बार बिजनेस सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और उसके बाद उनके पास अपने लिए पूरा टाइम होता है, डे एंड नाइट होते हैं, और तब वह अपना काम एंजॉय कर सकते हैं। एक बार सोसाइटी में वो काम लाकर और एम्प्लॉयमेंट देकर अपने बिजनेस को जब सेट कर लेते हैं तो उनके पास अपना टाइम बहुत होता है जब वो एंजॉय करते हैं। लोकेशन भी जो होती है वो एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ही चूज की जाती है। वो वर्ल्ड में जहाँ पर भी जाएं अपनी मार्केट बना सकते हैं, अपनी लोकेशन बना सकते हैं। और मॉनेटरी गेन्स होता है प्रॉफिट्स होना। जब एक बार कंपनी सेट हो जाती है उसके बाद आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे आपकी कंपनी बूस्ट अप करती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसकी ग्रोथ होती है, तो आपके पास मनी प्रॉब्लम ख़त्म होकर आपके पास बहुत पैसा हो जाता है। जैसे आजकल मार्केट में नाम है राकेश अग्रवाल का, जिन्होंने ओयो कंपनी में, जिसमें रेस्टोरेंट की बुकिंग ऑनलाइन कराई, कुछ रेस्टोरेंट्स को ऑनलाइन बुकिंग के साथ जोड़ा, और आज वो मिलियंस में कमा रही हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा कैन मेक कंट्रीब्यूशन एट लार्ज स्केल। यस, लार्ज स्केल पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, और अपनी कंट्री को सोशली एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। उसके बाद है चैलेंजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप में चैलेंजेस क्या आते हैं? गिविंग अप ए कैरियर। सबसे पहले हमें अपना कैरियर छोड़ना पड़ता है। कोई समस्या हमारे सामने है तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमें दिन रात लगने के लिए अपनी अच्छी से अच्छी जॉब को भी छोड़ना पड़ सकता है। टीम बिल्डिंग, उसके बाद हमें राइट कैंडिडेट्स चुनने होते हैं जो हमारे बिजनेस को हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ा सकें। और कैश फ्लो मैनेजमेंट, कोई भी काम होता है वह पैसे के बिना सरवाइव नहीं कर सकता, नहीं चल सकता। अगर हमने कस्टमर्स की पेमेंट आने में हमें लेट है और दूसरी तरफ हमने जो पे करना है अमाउंट एम्प्लॉयज़ को और दूसरे रॉ मटेरियल को या ऑफिस बिल्स को, तो उसके लिए भी हमारे पास पैसा होना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ से हेल्प लें? बैंक ग्रांट लें, लोन लें, किस तरह से हम आगे काम को बढ़ा रहे हैं, ये हमारा लिए एक चैलेंज होता है। टाइम मैनेजमेंट,
जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मल्टीपल्स रोल प्ले करते हैं और बहुत से काम उन्हें करने पड़ते हैं अपने बिजनेस को सेट करने के लिए। यह भी उनके लिए एक चैलेंज होता है। प्रॉपर पीपल स्किल्स, यानी कि सही काम सही लोगों के हाथ में दिया है या नहीं दिया, यह एक चैलेंजिंग काम होता है कि किसमें कितने ज़्यादा स्किल्स हैं, और ज़्यादा स्किल वाले को अच्छा चैलेंजिंग काम दिया जा सकता है, और जिसमें स्किल्स ना हो, यानी जैसे अगर किसी आदमी को कंप्यूटर नहीं आता तो वह हमारे कंप्यूटर के काम अच्छे से नहीं कर सकता। किस पर्सन को किस तरह के काम देने हैं हमारे इंटरप्राइज को सक्सेस होने के लिए, यह काम भी एक चैलेंजिंग वाला काम होता है। और डिसीजन मेकिंग, और हमें इंटरप्राइज बनाने के लिए बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिसीजन एवरीडे लेने पड़ते हैं, और राइट डिसीजन हमने लिया है, राइट टाइम पे लिया है, यह भी एक चैलेंज होता है। टेकिंग रिस्क एंड मिटिगेशंस, इंटरप्राइज बनाने के लिए हमें बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत पहले से ही बहुत दूरदर्शिता वाली प्लानिंग करनी पड़ती है। एडवांस में हमें सोचना पड़ता है कि आगे इसके क्या रिस्क हो सकते हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं चलता, हमारी सर्विस नहीं यूज़ हुई तो हमें क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। ये जितने भी रिस्क हैं हमें ये पहले सोच के ही हमें अपनी प्लानिंग करनी होती है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होता है? सभी बिजनेस जब चलाए जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा या बिजनेसमैन के द्वारा, तो सभी में कुछ प्लानिंग की, कुछ राइट डिसीजन की, राइट टाइम पर डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। यही सारी चीज़ें मिलके एक अपने गोल को आगे ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं। The entrepreneurship development process is systematic process that aims to developing and taking the right mix of action and decision in a specific order so as to set up in the entrepreneurial venture। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है हमारे इंटरप्राइज का, उसमें राइट टाइम पे राइट एक्शंस, राइट डिसीजन स्पेसिफिक ऑर्डर में हमें लेने होते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। नंबर 1 है बिजनेस आइडिया, फाइंडिंग द राइट बिजनेस आइडिया। सबसे पहले है कि हमारे पास बिजनेस आइडिया कहाँ से आया। हमारे पास मार्केट में अगर प्रॉब्लम मिलती है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके ही हम उस पर एक न्यू कंसेप्ट से एक नई चीज़, उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। और कोई लेजी पर्सन इस तरह के एंटरप्राइज बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नंबर 2 है डेवलपिंग द बिजनेस आइडिया। जब हमें कोई एक प्रॉब्लम मिल गई है, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, हम उस पर कोई काम करना चाहते हैं किसी न्यू कंसेप्ट पे, तो हम क्लियरली पहले उसकी लिस्ट बनाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और गोल्स क्या हैं, और उस गोल को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखते हैं और काम करने की स्ट्रेटजी देखते हैं कि प्लानिंग हम कितने स्टेप्स में करेंगे और उसकी फुलफिलमेंट्स को पूरा करते हैं। एक गोल को पूरा करने में जितने भी स्टेप्स हैं, जितनी प्लानिंग्स हैं, यह सारी आपकी डेवलपिंग द बिजनेस प्लान में आएंगी। स्टेप 2 में है गेट फाइनेंशियल मनी। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि उसके पास एक्सेस में मनी हो। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत मनी इन्वेस्ट करनी होती है। यह मनी हमें किस सोर्स से मिलेगी, इन्वेस्टर्स से मिलेगी या गवर्नमेंट ग्रांट्स हम ले सकते हैं या बैंक लोन लेकर हम अपना काम, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इस तरह की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी उन्हें भी एंटरप्रेन्योर्स को देखना होता है। स्टेप 3 अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड। कस्टमर की नीड के हिसाब से ही हम अपने गोल पे काम करते हैं, और उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हम एग्जामिन करें, कस्टमर्स की नीड को ऑब्जर्व करें कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरह का वो प्रोडक्ट चाहता है, किस तरह की वो सर्विस चाहता है। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं और
मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। स्टेप 4, लॉन्च योर प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी सर्विस को कस्टमर के सामने लाने के लिए एक राइट टाइम होता है। जब हम अगर कस्टमर के आगे लाते हैं तो हमारी सर्विस जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, स्विमिंग पूल गेम को अगर हम विंटर्स में लाते हैं तो वह हमारा सक्सेस नहीं होगा। और उसके बाद हमें दिया गया है टेकिंग फीडबैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट बनाने के बाद भी हमें कस्टमर की फीडबैक लेते रहना चाहिए और फाइंडिंग आउट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ योर प्रोडक्ट और आइडिया। और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट में जो कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए, उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहिए। फाइंडिंग आउट हाउ कस्टमर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट। और हमें यह भी देखना चाहिए कि जो कस्टमर हैं वो आपसे किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं और उन्होंने आपसे क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, क्या आशाएं हैं उनकी। हमारे यहाँ 4 स्टेप्स थे। हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।